ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, भूपेश आनंद। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक नया लेक्चर, नई बात, नया कंसेप्ट, नया सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड फर्स्ट लेक्चर इन सेक्शन सी, दैट इज डिसीजन एनालिसिस, एंड आई हैव गिवन यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट व्हाट आई मीन बाय डिसीजन एनालिसिस, व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स विच वी विल बी कवरिंग इन दैट। तो आज मैं श्री गणेश कर रहा हूँ सेक्शन सी का। 25% बेटे सीएम में यूएसए पार्ट 2 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 25% तो लिख दिया इंस्टीट्यूट ने, तो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग सक्सेस इन सीएम में यूएसए पार्ट 2 एग्जामिनेशन। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें। आज का ये जो लेक्चर है बेटे, आने वाले ये जो 2-3 लेक्चर्स हैं ना, बड़े बेसिक लेक्चर्स हैं। मैंने इनमें 5-6 छोटे छोटे कंसेप्ट बताने हैं, बस आप उनको नोट करें। आज लेक्चर 2 की बात हम करेंगे। लेक्चर 2 यूनिट 1 सेक्शन सी, सीएम में यूएसए पार्ट 2। मैंने लिखा यू कैन डू, आप कर सकते हैं। अपने मन में पूरा विश्वास रखिए, कोई चीज नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मन में डाउट नहीं लेकर आना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। यू कैन डू, यू हैव टू डू, यू मस्ट डू। अपने लिए करो यार, अपने लिए करो। आइए इन सब बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आज आपके बैठने का पोस्चर कुछ इस तरह से हो। बेटे मैंने आज बड़ी सारी बातें बतानी है, इसलिए मेरा अंदर से इच्छा है कि आप इस तरह से बैठें, टेबल चेयर में बैठें, ईमानदारी से बैठें, नोट करें और सारी बातों को समझने की कोशिश करें। बिकॉज आज के इस लेक्चर में मैंने आज क्या लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, ये शुरू के 2-3 लेक्चर्स जो है ना बेटे, इतने प्रीशियस है, इतने प्रीशियस है कि मैं क्या बताऊं। पूरा डिसीजन एनालिसिस, पूरा मार्जिनल एनालिसिस, पूरी प्राइसिंग डिसीजंस और पूरा ब्रेक इवन। बेटे जो आज कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, उसी पे आधारित है। जैसे मूवीज में लिखा होता है ना, सत्य घटना पे आधारित, तो मैं कहता हूं डिसीजन एनालिसिस सेक्शन सी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे आधारित, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पे आधारित। एंड द कंसेप्ट विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दैट इज कंसेप्ट नंबर 1। बेटे आज मैं कराऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। वैसे ये 3-4 लेक्चर्स जो बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर हैं, इनमें मैं 7 कंसेप्ट कवर करूंगा। फर्स्ट इज कंसेप्ट नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। I can classify the cost as per different classifications. मैं कॉस्ट को अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर सकता हूं। मैं एलिमेंट वाइज भी क्लासीफाई कर सकता हूं, मैं वेरिएबिलिटी के हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकता हूं, मैं फंक्शन वाइज भी क्लासीफाई कर सकता हूं। अभी हम देखेंगे हाउ वी कैन क्लासीफाई द कॉस्ट। सो द फर्स्ट कंसेप्ट विच आई विल बी डिस्कसिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कंसेप्ट 2 जो मैं डिस्कस करूंगा, जिसपे पूरी कायनात, पूरा डिसीजन एनालिसिस आधारित है, दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दैट व्हाट आई मीन बाय कंट्रीब्यूशन और व्हाट आई मीन बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उसको देखेंगे। कंसेप्ट 3 बेटे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ सीएमए यूएसए, आपको अब ये देखना है कि भाई वो इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं इन मार्जिनल कॉस्टिंग, इन डिसीजन एनालिसिस, बिकॉज यू हैव टू टेक डिसीजंस, because there are some variable cost and there are some fixed cost। तो आज हम उन सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 2 में मैं कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3 कवर कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो लूंगा उसमें कंसेप्ट 4 डिस्कस करने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा समझ लीजिए कि पूरे डिसीजन एनालिसिस में ये एक तरह का दिल है। दिल है कि मानता नहीं, दिल तो पागल है। दिल को लेकर कितनी सारी मूवीज बनी है। तो बेटे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, हम उसको डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। कंसेप्ट नंबर 5 नो प्रॉफिट नो लॉस, और कंसेप्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। एंड एट कंसेप्ट नंबर 7 आई विल बी डिस्कसिंग विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी है क्या। आप अपने मार्क्स लगाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि पास हो रहे हैं नहीं हो रहे। इट मींस यू वांट टू फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट, एंड आफ्टर यू आर गेटिंग कि भाई आपके मार्क्स आगे पास तो हो जाएंगे, फिर आप चेक करते हैं डिस्टिंक्शन आएगी या नहीं। इट मींस यू वांट सम डिजायर्ड प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी
ये 7 कंसेप्ट्स हैं बेटे, आज लिख लो, ये 7 के नाम लिख लो। शुरू के 2-3 लेक्चर्स में मैंने इन्हीं 7 को कराना है। जैसे ही आपको ये समझ आ गया फिर हम प्ले करेंगे गेम बेटे, फिर हम प्लेइंग कार्ड्स खेलेंगे। तो पहला कंसेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, दूसरा कंसेप्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, थर्ड कंसेप्ट इज इनकम स्टेटमेंट विच आई विल बी डिस्कसिंग टुडे, एंड concept 4 is contribution margin ratio or profit volume ratio. Concept number 5 is break even point. Concept number 6 is desire, इच्छा, मन की इच्छा to earn profit. And concept 7 is margin of safety. Concept 7 is margin of safety. इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर में 3 बातें डिस्कस करूंगा और मन से मन की बातें करूंगा। हम चर्चा करेंगे, शेयर करेंगे, बातें करेंगे। आपने भी आंसर देना है। जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं वीकेंड बैच में सीएमए यूएसए के, उन्होंने भी आंसर देना है, और जो इस समय वीडियो देख रहे हैं बेटे कमेंट्स में आंसर देंगे। बात तब आती है कि आपने ईमानदारी से देखा। तो चलिए जी चर्चा शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्कशन, एंड द फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज दैट द होल चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन अ सिंपल कंसेप्ट। एक ही कंसेप्ट एक धरोहर के ऊपर डिपेंड करता है, और उस धरोहर का नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस बला का नाम है मुझे नहीं पता, ये किस भूतनी का नाम है आई एम नॉट अवेयर ऑफ, but for calculating this contribution, for understanding the concept of contribution, for finding out what is contribution margin, why we want to calculate contribution margin, what is the use of contribution margin, मेरे को पहले आपको छोटी छोटी कुछ बातें बतानी पड़ेंगी, और उसमें सबसे पहली बात बतानी पड़ेगी कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशन क्या होती है, जो हमने सीएमए यूएसए पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था बेटे। First point which I want to tell you is that what are the different types of cost, because I want to tell you contribution. Contribution के लिए आपको cost की classification का समझना बहुत जरूरी है कि cost की classification है क्या, what I mean by cost। तो आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूँ बेटे, cost को हम अलग अलग तरह से define कर सकते हैं, अलग अलग तरह से classify कर सकते हैं। I can classify in number of manners, I can say that cost can be, I can classify on the basis of element wise, जो हमने part 1 में किया था, material, labor, expenses. It means that the cost which I incur for manufacturing anything, इस पेन को बनाने के लिए, इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए, इस रिमोट को बनाने के लिए, हाईलाइटर को बनाने के लिए, I have to incur some cost. इसमें 3 तरह की कॉस्ट होती है, एक मटेरियल कॉस्ट, एक लेबर कॉस्ट, ह्यूमन एफर्ट्स, एंड थर्ड इज एक्सपेंसेस। व्हेन आई से मटेरियल, इसमें 2 तरह के मटेरियल्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। जो मटेरियल आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम द फिनिश प्रोडक्ट, इट इज डायरेक्ट मटेरियल, और जो ट्रेस नहीं कर सकते, इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। सिमिलरली द ह्यूमन एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, that is labor. Labor again can be of 2 types, direct labor, indirect labor. Similarly, expenses can again of 2 types, because there are so much expenses that we incur a cost other than material and labor also. Factory rent is neither a material nor a labor, it is expense. जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। मैंने कहा अगर वो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो आप भगवान के घर चले जाइए, दैट विल बी नेम्ड एज एक्सपेंस। अगेन एक्सपेंस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं बताना क्या चाहता हूं और बता क्या रहा हूं मुझे खुद ही नहीं पता बेटे। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं यूएसए, मैं लंदन, I want to tell you that cost can be classified as per different bases. The first classification which I have just started with is element wise. It means I can classify my cost in the material cost, labor cost, expenses cost. अब एक्सपेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, लेबर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, मटेरियल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए। अगर मैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसको सुना नहीं ध्यान से, मैंने कहा इफ आई एड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बेटे उसका नाम है सीएमए यूएसए पार्ट 1 में ओवरहेड्स।
जो हेड के ऊपर से निकल जाए उसको ओवरहेड कहते हैं. Overhead can be in factory, overhead can be in admin, overhead can be in selling department. So these are the different functions: production function, office function, admin function, selling function, distribution function. It means I can also divide or I can classify my cost on the basis of functions. बट मुझे ना तो आज आपको एलिमेंट वाइज बताना है ना फंक्शन वाइज बताना है. बेटे हम कर रहे हैं डिसीजन एनालिसिस, सेक्शन सी कर रहे हैं. मुझे आज रोकना मत, मैं आज सेंटिमेंटल हो जाऊंगा. मुझे सारी भावनाएं, सारी बातें बताने देना. बेटे आज के इस लेक्चर में आई विल बी टेलिंग यू दैट कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी. हम वेरिएबिलिटी के हिसाब से कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं. डिसीजन एनालिसिस में एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ सीएमए यूएसए, आई हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस. मुझे बड़ी सारी डिसीजंस लेनी पड़ेंगी और उन डिसीजंस के लिए मुझे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन एक अलग रंग से, अलग ढंग से करनी पड़ेगी. बिकॉज मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है. तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को निकालने के लिए आई विल बी डिफाइनिंग, आई विल बी क्लासिफाइंग माई कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी. कि क्या वो कॉस्ट बदल रही है, क्या वो रंग बदलती है, क्या वो रंग नहीं बदलती. वेदर दैट कॉस्ट रिमेन सेम और वेदर दैट कॉस्ट इज वेरिएबल. सो आई विल बी डिफाइनिंग टुडे कि भाई कॉस्ट के दो रंग होते हैं, ईदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट. देखिए एज पर सीएमए यूएसए वी हैव अज्यूम दैट कॉस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ईदर वेरिएबल और फिक्स. वैसे हम जनरली कराते हैं सीपी यूएसए में, सीएफए यूएसए में 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट: वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. बट एज पर सीएमए यूएसए दे हैव अज्यूम दैट कॉस्ट कैन ईदर बी वेरिएबल और फिक्स्ड. तो मैं अभी अपनी डिस्कशन वेरिएबल और फिक्स्ड में ही क्लोज रखूंगा. मैं आगे कुछ और नहीं बताऊंगा. मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं भूपेश आनंद हूं. मैंने आज के इस लेक्चर में आपको 3 बातें बतानी है. कंसेप्ट नंबर 1 बताना है, बताना था कंसेप्ट 2 पहले, क्योंकि उसको बताने के लिए मुझे पहले कॉस्ट बताना है. तो मैंने इसलिए पहले कंसेप्ट 1 रख दिया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कंसेप्ट 2 रख दिया कंट्रीब्यूशन, और कंसेप्ट 3 रख दिया इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन डिसीजन एनालिसिस इन स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. 3 बातें डिस्कस करेंगे. मैं आ गया जी. सबसे पहली बात है लिखना है. बेटे आप सबको लिखना है. मैं फिर बार बार नहीं बोलूंगा लिखना है लिखना है. जो बच्चे सामने बैठे कमर सीधी करके बैठिए. भाई साहब आप बैठिए. मैडम कैसे बैठे हैं आप किसी की बारात में आए जो या ढीले होकर बैठे हैं? ठीक तरह से बैठिए. आप भी ठीक तरह से बैठिए भाई साहब. और जो मेरे को कैमरे में देख रहे हैं भाई साहब, आप भी टेबल चेयर में बैठकर ईमानदारी से लिखें. फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है. बार बार हमने डॉलर्स की एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करनी टू अमेरिकन. हद कर दी यार. Concept number 1 I will be telling you today is in relation to cost, and that is classification of cost. I can classify the cost either on the basis of different ways, but मैं अपनी calculation, अपनी discussion variability पे define करूँगा. That on the basis of variability I can say that cost can be of 2 types. One is variable cost. ऐसी कॉस्ट जो चेंज होती जाएगी अगर आपकी प्रोडक्शन, अगर आपकी सेल्स चेंज हो रही है, अगर आपकी प्रोडक्शन चेंज हो रही है. मतलब इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट यू विल हैव टू इनकर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉस्ट. इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स यू हैव टू इनकर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉस्ट. थिंक ऑफ मारुति सुजुकी. अगर वो एक कार बना रहे हैं तो बेटे एक कार का मटेरियल लगेगा, एक कार की लेबर लगेगी, एक कार के लिए एक्सपेंसेस लगेंगे. 10 कारें बना रहे हैं तो 10 के लिए मटेरियल, 10 के लिए लेबर, 10 के लिए एक्सपेंस. 100 कार्स बना रहे हैं, 100 के लिए मटेरियल, 100 के लिए लेबर, 100 के लिए एक्सपेंस. इट मीन्स मटेरियल कॉस्ट भी उतने गुना बढ़ती जाएगी जितनी गुना प्रोडक्शन या सेल्स बढ़ रही है. लेबर कॉस्ट भी उतने गुना बढ़ती जाएगी जितने गुना सेल्स या प्रोडक्शन बढ़ रही है. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जो कॉस्ट की डायरेक्ट मोहब्बत का, डायरेक्ट इश्क का, डायरेक्ट 2.5 अक्षर का, डायरेक्ट प्रेम प्रोडक्शन के साथ है, सेल्स के साथ है, अगर वो चेंज होगी तो मैं भी चेंज हो जाऊंगी.
आलिया भट्ट कहती है अगर रणबीर को कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, रणबीर जो ड्रेस बोलेगा मैं वो ड्रेस पहनूंगी। इसका मतलब आलिया भट्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद रणबीर कपूर फीलिंग्स। Similarly, the cause which is directly related with the production, which is directly related with number of units produced, which is directly related with number of units sold, उसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? एक यूनिट बनाएंगे तो एक के लिए खर्चा होगा, 2 बनाएंगे तो 2 के लिए खर्चा होगा, 10 बनाएंगे तो 10 के लिए खर्चा होगा, 100 बनाएंगे तो 100 के लिए खर्चा होगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सभी के सभी वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं। मैं भूपेश आनंद कॉस्ट को वेरिएबिलिटी के हिसाब से डिफाइन कर रहा हूं। मैं आज ग्राफ प्रिपेयर करूंगा, हॉक में, ग्लेम में, वायले में ग्राफ दिए या नहीं दिए मुझे नहीं पता बेटे। मैं भूपेश आनंद आपको लॉजिक्स बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, सो दैट आप बाकी यूनिट्स ऐसे हंसते हंसते कर दें, हंसते हंसते थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक करके हम कंप्लीट कर देंगे। आइए, कंसेप्ट 1, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज। सब लिख रहे हैं, सब समझदार बच्चे हैं, ज्यादा चालाक नहीं है, चालाकी नहीं करनी, लिखना है। कॉस्ट कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, कैन बी क्लासिफाइड एज पर डिफरेंट बेसिस। आई एम ओनली रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स वेरिएबिलिटी, and when I say variability, as per CMA USA, as per IMA, they have assumed that there are 2 types of cost. So I have written cost can be classified on the basis of variability as either variable cost और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट विच चेंजेस, जो रंग बदलती रहती है। जैसे गार्डन लिजर्ड देखिए कभी आपने, गार्डन में जो लिजर्ड होती है वो रंग बदलती रहती है ना, गिरगिट। तो जो कॉस्ट चेंज करती है प्रोडक्शन के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। पहले वेरिएबल कॉस्ट ही लिखना, भी मैंने फिक्स बोला भी नहीं, लिखना भी नहीं है। तो आप पहले वेरिएबल कॉस्ट के नीचे लिखिए कॉस्ट विच चेंजेस इन प्रोपोर्शन इन टू प्रोडक्शन लेवल। ठीक है जी, मैंने एक मटका बना दिया नेक्स्ट पेज में। पहले वेरिएबल कॉस्ट के लिए लिखना है बेटे, आपको भी मटका बनाना है। हाइलाइटर्स अपने पास रखा करो, 10 बार बोला है हाइलाइटर टेक्निक यूज करो। रजिस्टर में नोट्स बनाओ, हाईलाइट करो, अलग अलग कलर्स के हाइलाइटर्स यूज करो, ज्यादा अच्छा लगेगा बेटे, आपको मन करेगा पढ़ने को। आप ये बताओ, किसी भी को देखते हो तो उसने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं तो आपका मन करता है ना बार बार देखने को। और एक मैडम ने बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहने हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं? तो यू हैव टू बी कलरफुल। तो आप वेरिएबल कॉस्ट में मटका बनाइए। डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। इसको देख लेंगे आप, उसकी टेंशन मत ले, पहले लिख लें। एक बच्चा कहता है पिछली शीट में क्या था बेटे, यहां से शुरू किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मैंने ए पॉइंट लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के नीचे लिखा मैंने कॉस्ट विच चेंजेस, जो बदल जाती है, जो बदल जाती है, जो बदल जाती है इन प्रोपोर्शन टू, डायरेक्टली जो रिलेटेड है प्रोडक्शन से, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। जैसे रेनफॉल और रेनकोट का बिकना डायरेक्ट रिलेटेड है, गर्मी का होना और सनस्क्रीन लोशन का बिकना डायरेक्टली रिलेटेड है, डेंगू मच्छर का होना और ओडोमॉस का बिकना डायरेक्टली रिलेटेड है। इट मींस अगर ये चीज बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इट मींस इंडिपेंडेंट फैक्टर क्या हुआ? प्रोडक्शन। The number of units which I am producing is independent, and the cost which directly relates with that, it is dependent, but it is also changing. So this cost is named as variable cost. उसके बाद मैंने मटका बनाया, मटके में मैंने रंग भर दिए, रंग भर दिए। हाँ, मैंने इसमें लिखा डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी होगी बेटे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी बताया बेटे, अभी बताया थोड़ी देर पहले। इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट मैंने कहा समटाइम्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैन ऑल्सो बी योर वेरिएबल कॉस्ट, वो भी हो सकती है।
तो मैं भूपेश आनंद नीचे आ गया और मैंने लिखा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। इसको देखते हैं क्या मतलब है, अभी देखेंगे। अभी आप लिख लीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट और डिस्कस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट देख लेंगे। अब आप पहले आ जाइए फिक्स कॉस्ट में। बेटे फिक्स कॉस्ट पे आ जाइए, राइट हैंड साइड में अपने रजिस्टर में लिखिए फिक्स कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं होगी, जैसे आपने सीएम में यूएसए के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया और एग्जामिनेशन फीस भी पे की। बेटे एग्जामिनेशन फीस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो इट इज वेरिएबल कॉस्ट। आपने एक बार पेपर दिए, भगवान ना करे ऐसा हो, रामलाल ने दिए, फेल हो गया, तो उसको दोबारा जब पेपर देने हैं तो वो दोबारा से एग्जामिनेशन फीस पे करेगा डॉलर्स में, यूएसडी में। तो मैंने कहा एग्जामिनेशन फीस इज वेरिएबल, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एग्जाम्स, बट रजिस्ट्रेशन फीस इज फिक्स्ड। दे दी तो दे दी, आप पास हो फेल हो कुछ भी हो, एक बार देनी है, वो सेम रहेगी, नहीं बदलेगी। वो कहती है मैं नहीं बदलूंगी, मैं नहीं बदलूंगी, आई विल रिमेन सेम। द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द प्रोडक्शन लेवल, जो कॉस्ट बदलती नहीं है, जो सेम रहती है, उसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। तो लिखिए पहले तो फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट विच डू नॉट चेंजेस विद इन रेंज। एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में अगर कॉस्ट नहीं बदलती, मैंने एक बस रेंट में ली, पिकनिक में जाना था, स्कूल प्रीमाइसेस ने बस रेंट में ली और उस बस में 50 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स बैठ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। अब चाहे 10 स्टूडेंट बैठे, 15 बैठे, 50 बैठे, 1 बैठे, ना बैठे, रेंट विल रिमेन सेम। शॉप रेंट, आप ये बताइए, आपने एक शॉप ली, मुंगेरी लाल ने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैज टेकन अ शॉप ऑन रेंट and the rent is $15,000 per month. Now whether he is selling it, whether he is selling any unit from that, whether he is earning profit or not, whether he is incurring loss or not, whether he is producing or not, it hardly matters. He has to pay, Mungeri Lal has to pay $15,000 per month as rent. So I will say that that cost which does not changes is named as fixed cost. Fixed cost, तो लिखिए fixed cost means the cost which do not changes within the range. The cost which do not changes within the range. ठीक है जी, आगे चल रहे हैं। फिक्स में लिख रहे हैं बेटा, वेरिएबल तो लिख ही चुके हैं, ठीक है सर। टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट फिक्स कॉस्ट। अभी देखेंगे। अभी आप लिख लीजिए, मैंने एक केस स्टडी प्रिपेयर किया है इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। अभी लिख लीजिए, टेंशन मत लेना, टेंशन भूपेश आनंद की है, अभी विकिपीडिया से बताऊंगा। आप पहले लिख लो, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट फिक्स कॉस्ट, और एलोकेटेड लिखा है कुछ, लिख लो ना यार, लिख लो। अभी देखेंगे, मैं खाली ऐसे लिखवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा बेटे, अभी लिखने की बात कह रहा हूं। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा पता नहीं क्या कहता मास्टर, यहां कह रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, और वेरिएबल कॉस्ट में कह दिया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। ये देखिए, यहां लिखा मैंने पर यूनिट और यहां लिखा मैंने टोटल। समझाता हूं बेटे, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। यही तो बातों के लिए मैंने अलग से लेक्चर नंबर 2 लिया है कि आपको 3 ही कंसेप्ट बताऊंगा, so that you can get an idea that what I mean by variable cost per unit, what I mean by total variable cost, what I mean by total fixed cost, and what I mean by fixed cost per unit. बेटे भूपेश आनंद का यही एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको लॉजिक्स क्लियर हो, रट्टाफिकेशन ना करें बाकी टीचर्स जैसे जो करा रहे हैं। नहीं बेटे, आइए मैं इन सभी बातों को समझाने के लिए आपके सामने एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने अज्यूम किया या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल, ये सभी की सभी वेरिएबल कॉस्ट है। एग्जांपल भी लिख लीजिए बेटे वेरिएबल कॉस्ट के, और फिक्स कॉस्ट का भी एग्जांपल लिख लीजिए, क्योंकि एरो वो फिक्स के नीचे है और ये वेरिएबल के नीचे है। आराम से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। सपोज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज,
मान के चल रहे हैं, अज्यूम कर रहा हूं बेटे, अज्यूम कर रहा हूं। मैंने कहा अज्यूम कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट के लिए $10 है, एंड सपोज टोटल फिक्स कॉस्ट अब बेटे नाउ दिस कैन बी रेंट, दिस कैन बी डेप्रिसिएशन, दिस कैन बी एनीथिंग. So I'm not concerned that how I have calculated 10,000. I am given with that the fixed cost which is given to me is $10,000 and the cost for producing one unit is $10. That is given to me per unit. This is given to me as total. No problem, no issues. मैं अभी सब कुछ बताने वाला हूँ. आप पहले एग्जाम्पल लिख लें बेटे, ये केस स्टडी लिख लें, भूलना जाना, केस स्टडी जरूर लिखना. Suppose variable cost per unit is $10. Suppose fixed cost is $10,000. Suppose production level is, मान लो कि production level is 1 unit, 10 unit, 100 units, 1,000 units, 10,000 units. Now you have to calculate and you have to prepare a graph that how much is the total variable cost, how much is the variable cost per unit, how much is the total fixed cost, and how much is the fixed cost per unit. आज पानी पानी और दूध दूध हो जाएगा, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा, और आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन सी कॉस्ट पे ध्यान देंगे आपको समझ आ जाएगा. बिकॉज माई मेन ऑब्जेक्टिव इज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन. बेटे गुरु द्रोणाचार्य जब अर्जुन से पूछते थे, अर्जुन बता ये पेड़ पे क्या दिखता है तुझको, तो अर्जुन से जब भी पूछा जाता था तो अर्जुन कहता था गुरुदेव मुझे तो आंख ही दिखती है और तो कुछ दिखता ही नहीं गुरुदेव. इसका मतलब उसका फोकस क्या था, आंख. आपका फोकस क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करना. अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन को निकालने के लिए पहले कॉस्ट का बेस पता होना चाहिए, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है. तो कॉस्ट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट का ये नेचर होता है, फिक्स कॉस्ट का ये नेचर होता है. जैसे आप पाव भाजी खाते हैं तो पाव भाजी के एक फीचर्स है ना, वेरिएबल कॉस्ट डोसा का एक फीचर है ना. सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट हैज अ फीचर, has some qualities, and fixed cost has some qualities. Fixed cost remains same, total fixed cost remains same. Similarly variable cost varies as per the production. उसको समझाने के लिए हम ये केस स्टडी कर रहे हैं. आइए जी, मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप पूरा एग्जाम्पल लिखें. पहला एग्जाम्पल में पहली लाइन थी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $10. Fixed cost is $10,000. Suppose production level is 1, 10, 100, 1000 and 10,000 units. ठीक है जी. Then you have to calculate. बड़ी मेहनत की बेटे इन सब स्लाइड्स को बनाने के लिए कि आपको लॉजिकली बातें समझ आएगी. वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, एंड रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली. बस बेटे ये एग्जाम्पल समझ आ गया ना, तो आप समझ लीजिए आपको सारी बातें समझ आ गई. आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ आंसर. आप भी मेरे साथ साथ आंसर लिखेंगे, लाइंस डालेंगे, लाइनें मारेंगे. बेटे यहाँ पर किसी लड़की को लाइनें नहीं मारनी, आपने कॉपी में लाइनें मारनी है. आइए पहले CM में बन जाइए, फिर जो लाइन मारनी हो मार लेना. अभी यहाँ पर आ जाओ बेटे, अभी यहाँ आ जाओ, आओ. So in first column I am writing down production in units. 1, 10, 100, 1000 and 10,000. लो बेटा, यहां पे मैं लिख रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. आई थिंक ये तो हमें दिया ही हुआ है और डॉलर्स में दिया है. ठीक है जी. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, $10, $10, $10, $10, $10. भाई एक यूनिट को बनाएंगे तो $10 लगेंगे. अच्छा, यहां पे लिख रहा हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन डॉलर्स. टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी बेटे, $10, $100, $1,000, $10,000 एंड $1,00,000. आराम से बेटे
आराम से, कुछ मुश्किल है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहां पर लिखूं टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब है रेंट। आप नहीं भी कुछ बनाते ना, 0 यूनिट्स भी होते ना अगर मान लेते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट तो 0 ही लगने वाली है। बट 0 यूनिट्स में फिक्स कॉस्ट फिर भी उतनी नहीं रहेगी बेटे। डॉलर्स में अगर लिखें तो $10,000, $10,000, $10,000, $10,000, $10,000 एंड $10,000। आराम से बेटे। बेटे फिक्स कॉस्ट का नेचर ही ऐसा है, पाव भाजी का नेचर ही ऐसा है। उसमें चटनी मिलती है, नींबू मिलता है, मक्खन मिलता है, सब्जी मिलती है, पाव मिलते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, दैट फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, सेम। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। बट मैं अगर आपसे पूछूं, यहां पर आ गया और मैंने कहा जी प्लीज मुझे ये बता दीजिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। बेटे अगर पहले केस में देखें तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है $10,000, क्योंकि एक ही यूनिट बनाया आपने। सेकंड केस में $1,000 एक यूनिट के लिए। बेटे कैसे निकाल रहे हैं? $10,000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। मुश्किल नहीं है बेटे, आसान है। 10,000 डिवाइडेड बाय 1, 10,000 डिवाइडेड बाय 10, 10,000 डिवाइडेड बाय 100, 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो आराम से आप देखिए, कुछ आपको रिलेशनशिप समझनी है। क्या मैंने ठीक किया? अच्छा ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया बेटे, कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब आप ध्यान से ना इस पूरी स्टेटमेंट को देखो। आप अगर ध्यान से देखो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, एक यूनिट को बनाने का खर्चा सेम है, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए सेम है। बट अगर आप ध्यान से देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये जो थर्ड कॉलम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, जितने यूनिट्स बना रहे हो उतने गुना आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। 10 बना रहे हो तो 10 के लिए, 100 बना रहे हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट उतने के लिए। एक यूनिट की बात नहीं कर रहे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आइए आप ये बताइए कि अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहूं तो बेटे ग्राफ में हम एक तो एक्स एक्सिस लेते हैं, दूसरी वाई एक्सिस लेते हैं। आप 10th क्लास से ग्राफ बनाते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल we always take on x axis. Generally we take on x axis and we take dependent variable on y axis. एक बच्चे ने कहा अच्छा, उसने कहा अच्छा अब समझ आया क्यों बोलते थे y on x। आज समझ आया उसको भूपेश आनंद के लेक्चर में कि ग्राफ में हम क्यों बोलते थे y on x, because y is dependent variable. On y axis we take dependent variable, on x axis we take independent variable, so that's why it is named as y on x. x on y भी ले सकते हैं, but by default we take y on x. आप मुझे बताइए सर, प्रोडक्शन में जितनी भी करूं ये मेरी मर्जी, मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं मेरी मर्जी। इट मीन्स प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, total variable cost is डिपेंडेंट। एक यूनिट बनाए, 0 बनाए तो 0 कॉस्ट आएगी जी। ठीक है जी, मैं यहां लिख रहा हूं एक यूनिट बनाया, 10 बनाए, 1,000 बनाए, 10,000 बनाए, और यहां पर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख रहा हूं। मैंने लिखा जी 10, 100, 1,000, 10,000। आप बताइए
1 यूनिट बनाएंगे तो इतनी लगेगी, 10 यूनिट बनाएंगे तो इतनी लगेगी, 100 यूनिट बनाएंगे तो इतनी लगेगी, 1000 यूनिट बनाएंगे तो इतनी लगेगी, और इतने बनाएंगे तो इतनी लगेगी. So what I am doing, I am relating production number of units produced with total variable cost. Total variable cost. अगर आप इसको 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 ज्वाइन कर दें तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन आने वाली है. तो इसको हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इट इज इंक्रीजिंग इन नेचर. मैंने कॉस्ट को डिफाइन किया, कॉस्ट को क्लासिफाई किया, और उसको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी. वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट. मैं वेरिएबल कॉस्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं. अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो मैं ये एक अगर बनाऊं तो ये पैरेलल लाइन बनाऊं, इसको बोलूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि वो $10 से आ रही है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज $10. वेदर आई प्रोड्यूस 1 यूनिट, 10 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, एज द केस में बी. एक यूनिट को बनाने की लागत तो 10 ही है, जितने बनाएंगे टोटल लागत बढ़ती जाएगी. So there is a difference between variable cost per unit and total variable cost. So total variable cost changes, but variable cost per unit will remain same. समझ आया? ठीक है जी. अब अगर मैं नीचे आ जाऊं और एक ग्राफ और बनाने की कोशिश करूं, और x एक्सिस में मैं दोबारा से इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लूं और उसका नाम रख दूं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, और y एक्सिस में फिक्स कॉस्ट लिख दूं, टोटल फिक्स कॉस्ट $. तो बेटे एक लाइन सीधी आएगी. आप देख लीजिए, आप यहां मैं 10,000 रखूं तो वेदर आई प्रोड्यूस 0 और 1 और 10 और 100 और 1000 और 10,000, कुछ भी बनाऊं, माई टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर दैट इंटरवल विल रिमेन सेम. तो यहां पे मैंने लिख दिया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. बट अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहां पर आपके सामने 1 यूनिट बनाया तो 10,000, 10 बनाए तो 1,000, 100 बनाया तो 100, 1000 बनाए तो 10, 10,000 बनाए तो 1. अगर आप पर यूनिट को ड्रॉ करें तो बेटे पर यूनिट विल बी डिक्रीजिंग. आप चेक कर लीजिए बेटे, डिक्रीज हो रही है. इसका नाम है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट. दिस इज नेम्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट. क्या बात समझ आ रही है? नहीं आ रही तो बेटे एक बात लिख लीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. आप लिखिए नोट नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम. एक बच्चे को पानी की प्यास लग रही है, उठ के चला ही गया, कोई बात नहीं बेटे जाने दो. मैं तो कहता हूं इस समय कुछ भी हो जाए आपने उठना नहीं है, वॉशरूम में भी नहीं जाना जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए लेक्चर. टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज. नोट नंबर 3, total fixed cost will remain same. Note number 4, fixed cost per unit will
डिक्लाइन एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस। ऊपर लिखना चाहिए था विल चेंज की जगह विल इंक्रीज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस। लो जी, मैं आ गया जी आराम से। नोट नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज। जैसे अभी हमने देखा, यहां चेक करिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर आप देखें तो बेटे सेम है, ये लो सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। बट अगर आप ध्यान से देखें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग इन नेचर as production increases. But if you see, total fixed cost is same, $10,000, $10,000, $10,000, $10,000. अब एक बच्चे को लग रहा है बार बार रिपीट कर रहा हूं, बेटा रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग के अंदर घुस जाए। और अगर आप ध्यान से देखें, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजिंग ट्रेंड में, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जा रही है। तो यही ग्राफ ने हमें बताया, ठीक है जी, इट इज डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। तो यही बात मैंने लिख दी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज। It means it will increase as production increases, it will decrease as production decreases. हम साथ साथ हैं, है ना, मूवी आई थी हम साथ साथ हैं। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहती है प्रोडक्शन को, ए प्रोडक्शन मैं तेरे साथ साथ ही हूं, तू बढ़ेगी ना तो मैं भी बढ़ जाऊंगी, तू कम होगी ना तो मैं भी कम हो जाऊंगी। टोटल फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम। टोटल फिक्स कॉस्ट कहती है तू बढ़ या ना बढ़ प्रोडक्शन, मैं तो उतनी हूं, उतनी रहूंगी, वहीं बैठी रहूंगी। पर यूनिट विल डिक्लाइन एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस। ठीक है जी, तो मैंने यहां तक बातें लिखी हैं। होप आपको कंसेप्ट नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट समझ आ चुका होगा। मैं अब आ रहा हूं अपने उस फोकस वाले पॉइंट पर, चिड़िया की आंख या मछली की आंख, अर्जुन की कंट्रीब्यूशन मार्जिन। बेटे पूरा चैप्टर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे आधारित है। आप ये बताइए, अभी तक आपने ये किया, इसमें एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको क्या लगता है, इफ यू वांट टू एनालाइज दिस केस स्टडी, कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिस पे थोड़ा सा कम भी ध्यान दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेटे फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी एक पर्टिकुलर लेवल तक, एक पर्टिकुलर इंटरवल तक, एक पर्टिकुलर रेंज तक। सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट it is a variable cost which is more important. It means firstly you have to see that how much is a variable cost, because that has to be recovered from sales. आपने सेल्स जो की उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव पहले ये रहेगा कि मैं वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर लूं। फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाली है, सेल हो या ना हो, नो डाउट दैट हैज ऑल्सो टू बी रिकवर्ड। बट अगर मैं दोनों में प्रेफरेंस देखूं तो माई प्रेफरेंस विल बी मोर एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट टूवर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज दैट इज चेंजिंग, दैट इज वेरिएबल इन नेचर, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन। तो मुझे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, ध्यान दोनों पे देना है, बट ज्यादा ध्यान किस पे देना है, वेरिएबल कॉस्ट पे। इसका मतलब जैसी सेल्स होगी मैं उसमें से पहले वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश करूंगा और वेरिएबल कॉस्ट को उसमें से डिडक्ट करूंगा कि भैया पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा लेस कर देते हैं। एंड व्हेन आई डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स, व्हेन आई डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स, जब मैं वेरिएबल कॉस्ट सेल्स से डिडक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे वही रिकवर करनी है,
तो जो बच जाएगा सेल्स, गोल्डन वर्ड्स हैं, व्हेन आई रिकवर वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स, बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू रिकवर वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स because it is variable in nature. So when I recover variable cost from sales, तो sales का जो हिस्सा बच जाएगा after deducting variable cost, that is not profit, because सारी cost तो less की नहीं, we have just recovered variable cost. So the part of sales which still remains after deducting that variable cost, that बचत is named as contribution. मैं रिपीट करूंगा बेटे, रिपीट करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप पहले एक बात ये चुपचाप कंसेप्ट नंबर 2 की लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिखेंगे बेटे, विकीपीडिया से देखेंगे, लिख लो, लास्ट कंसेप्ट है आज के लेक्चर का। इनकम स्टेटमेंट तो छोटी सी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचत, हिंदी को हिंदी में लिखना, इंग्लिश को इंग्लिश में लिखना, ज्यादा समझ आएगा। टू कवर फिक्स कॉस्ट, इट मीन्स व्हेन आई डिडक्ट ओनली वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स, द बैलेंसिंग फिगर ऑफ सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज नेम्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। बचत और द अमाउंट ऑफ सेल्स टू रिकवर द बैलेंस अमाउंट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि सारी कॉस्ट तो मैंने अभी लेस ही नहीं करी, मैंने खाली वेरिएबल कॉस्ट लेस की, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मुझे उसमें ज्यादा ध्यान देना है, तो मैंने उसको लेस किया। जो बच गया, बचा खुचा, खुरचन, बची खुची खुरचन, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जब लेस की, जो बच गया, जो भी बच गया वो प्रॉफिट तो नहीं है, क्योंकि उसमें से मैंने अभी फिक्स कॉस्ट, बाकी कॉस्ट लेस ही नहीं करी। तो जो बच गया उसका कुछ नाम तो देना पड़ेगा यार। आपका नाम है रामलाल, बंटी, बबलू, छोटू, छोटू, मोटू, है नाम है ना। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट को जब मैं सेल्स से डिडक्ट करता हूं, तो सेल्स का जो हिस्सा बच जाएगा वेरिएबल कॉस्ट को लेस करने के बाद, उसको प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉफिट आज तक हमने 11th क्लास में कुछ और ही सीखा है। उसका नाम है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो लिखिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन। थीम ऑफ द चैप्टर इज डिपेंडेंट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। होल चैप्टर इज डिपेंडेंट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इसको निकालते कैसे हैं? व्हेन वी डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स, जब हम वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स में से डिडक्ट करते हैं, द बैलेंसिंग फिगर बचत विच वी गेट, द बैलेंसिंग फिगर, द बचत विच वी गेट टू कवर फिक्स कॉस्ट, 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 क्योंकि अभी फिक्स कॉस्ट लेस नहीं की। इट मीन्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, द समथिंग विच आई लेफ्ट, दैट इज नेम्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन, और बचत टू कवर दैट फिक्स कॉस्ट इज नेम्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। सब लिख रहे हैं, प्रॉफिट नहीं है। सेकेंड पॉइंट में लिखा मैंने प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट का मतलब है सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट भी लेस कर दें, फिक्स कॉस्ट भी लेस कर दें, सारी कॉस्ट लेस कर दें, जो बच जाए वो प्रॉफिट है। बट मैं सारी कॉस्ट लेस ही नहीं कर रहा, आई एम जस्ट डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट। सो दैट फिगर विच आई गेट आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज नेम्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो लिखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट it is important to deduct the remaining cost. It is important to deduct the remaining cost. Remaining मतलब fixed cost from contribution. अब मैंने नीचे स्टेटमेंट बना दिया, आप लिख लें पहले, फिर एक्सप्लेन करूंगा। फॉलोइंग कैन बी इनकम स्टेटमेंट। तीन ही कंसेप्ट बताने थे, कॉन्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इनकम स्टेटमेंट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक थीम है, एक डिसीजन है, एक फैक्टर है,
एक सेल्स है, एक बचत है, ठीक है जी। उसमें से जब आप फिक्स कॉस्ट लेस करते थे, जैसे नीचे मैंने स्टेटमेंट बनाई, पहले लिखा सेल्स, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी, तो जो बच गया उसका नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इफ आई जस्ट डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स, अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करता हूं, इफ आई डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट ओनली, why I deduct that I have already discussed in last 20 minutes. The balancing figure is bachat or contribution margin, and if I deduct fixed cost from this, then this is named as profit or loss. बेटे हम कर रहे हैं सेक्शन सी डिसीजन एनालिसिस। एक बच्चे को गहरी नींद आ रही है, उसको तो थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है, खींच कर थप्पड़ मारूं, यहाँ जान निकल रही है पढ़ाते पढ़ाते, आप मजे में सो रहे हो। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि दोबारा एग्जामिनेशन फीस पे ना करो और आप पागल हो रहे हो, ठीक है जी। तो मैं भूपेश आनंद अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए एक छोटी सी केस स्टडी और ले रहा हूँ, और जल्दी जल्दी करेंगे। कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, मैंने तो निकाल भी लिया। सेलिंग प्राइस $100, वेरिएबल कॉस्ट $80। और बेटा ये केस स्टडी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में भी कंटिन्यू होगी, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में मैंने कराना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, तो उसमें भी यही केस स्टडी लूंगा। तो आपको लिखना जरूरी है। मैंने कहा मान लो सेलिंग प्राइस एक यूनिट की $100 है, वेरिएबल कॉस्ट $80 है, मान लो टोटल फिक्स कॉस्ट $10,000 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल फिक्स कॉस्ट $10,000 है। प्रिपेयर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट एट डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स और प्रोडक्शन लेवल्स। आपको यहां पर अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पे इनकम स्टेटमेंट बनानी है। और बेटे इनकम स्टेटमेंट बनाना बड़ा इजी है, मैंने अभी बताया। पहले सेल्स लिखेंगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगी, फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, प्रॉफिट आएगा। आइए शुरू करते हैं बेटे, जल्दी से आप खोला हुआ ना बेटे, रजिस्टर खोला हुआ ना, ज़्यादा चलाकी मत करना बेटे, विद्या के साथ चलाकी नहीं करते, इस बात को समझ लेना आप। चलिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ बेटे, आप मेरे साथ साथ कॉपी पेस्ट मत करना, आप लिखो बेटे, टाइम बच जाए इसलिए मैंने पहले से ही प्रिपेयर किया, मेहनत की यार आपको समझाने के लिए। आइए ऊपर वाला लिखा मैंने 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, 501 यूनिट्स। जान के मैंने ऐसा किया कि आपको और ज़्यादा समझ आए, तो आपको भी यही यूनिट्स लेने हैं। 1 यूनिट तो यहाँ लिख लीजिए प्रोडक्शन और सेल्स, मान के चल रहे हैं दोनों सेम है, इन यूनिट्स। 1 यूनिट 2 यूनिट, 3 यूनिट, 500 यूनिट, 501 यूनिट। सेल्स देखिए, 1 यूनिट बनाएंगे तो $100, क्योंकि 1 यूनिट की सेल है ही $100। 2 यूनिट बनाएंगे तो $200 की सेल्स होगी, और 3 यूनिट्स बेचेंगे तो $300, और अगर 500 यूनिट बेचेंगे तो $50,000, और 501 यूनिट बेचेंगे तो $50,100। ईजी है बेटे, कुछ मुश्किल नहीं है, मैं नहीं कहूँगा इसको मुश्किल। 3rd क्लास के बच्चे को तो वो बना देगा यार है। आप ऐसे नखरे कर रहे हो ना नुकुर, कुछ बच्चों ने तो कैलकुलेटर भी नहीं निकाला, कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बेवकूफ है वो बच्चे यार, खुद करो ना, थप्पड़ मारूंगा खींच के। सेल्स, अब आ जाओ वेरिएबल कॉस्ट। 1 यूनिट को बनाने के लिए $80, फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट $80, फॉर प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स $160, फॉर प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स $240, फॉर प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट 500 यूनिट्स, 500 into $80 $40,000, फॉर प्रोड्यूसिंग 501 यूनिट्स। बेटे 501 इंटू 80 कर दो, 40,080 आएगा। मैं रुक गया हूँ, मैं भूपेश आनंद हूँ, मैं CA हूँ, मैं CS हूँ, मैं CMA हूँ, मैं अमेरिका और मैं लंदन हूँ।
मैं रुक गया हूं, हाथ ऊपर कर दिए, आप कैलकुलेटर से यहां तक कर लीजिए। और अगर थोड़ा सा शर्म है, आंखों में थोड़ी सी शर्म रहती है, तो आप क्या करें, कंट्रीब्यूशन निकाल लें। सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो जो सेल्स का पार्ट बच जाता है, बचत होती है, जो बचत बाकी कॉस्ट को कवर करने के लिए रह जाती है, उसका नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। निकालिए। पहले केस में 20, दूसरे केस में 200 माइनस 160 40, थर्ड केस में 300 माइनस 240 60, फोर्थ केस में 50,000 माइनस 40,000 10,000, फिफ्थ केस में 10,000 20। बेटे मैथमेटिकली तो आप कर लेंगे, बट आप मुझे एक चीज बताइए, वेरिएबल कॉस्ट भी उतने गुना बढ़ रही है जितने गुना सेल्स बढ़ रही है, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेट करती है प्रोडक्शन से, सेल्स से। हम यहां मान रहे हैं कि प्रोडक्शन जितनी की उतनी सेल्स है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रोडक्शन का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, और कंट्रीब्यूशन का भी। जैसे जैसे सेल्स बढ़ रही है, आप देखिए सेल्स डबल हुई, कंट्रीब्यूशन डबल हो गई। सेल्स 3 गुना हुई, कंट्रीब्यूशन 3 गुना हो गई। सेल्स 500 गुना हुई, कंट्रीब्यूशन 500 गुना हो गई। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन उतने गुना चेंज हो रही है, नंबर ऑफ टाइम्स कंट्रीब्यूशन इज चेंजिंग एज सेल्स इज चेंजिंग। Similarly, variable cost is also changing as sales is changing. It means sales, variable cost and contribution have a direct relationship. They have a मोहब्बत। बेटे जैसे आलिया और रणबीर के बीच में मोहब्बत है, कुछ कुछ होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब नीचे आ जाइए। कंट्रीब्यूशन के बाद आप टोटल फिक्स कॉस्ट देख लीजिए। फिक्स कॉस्ट टोटल अगर आप देखें तो बेटा 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 लिख लीजिए, आप कॉपी पेस्ट ना करें। टोटल फिक्स कॉस्ट $10,000 है। आप यूनिट बनाएं या ना बनाएं, रेंट देना पड़ेगा। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। नेट प्रॉफिट, बेटे कंट्रीब्यूशन में से ये कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, 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 और लॉस आ जाएगा कुछ भी। सब बच्चे निकालेंगे। बेटा मैं रुक गया हूं, आप सभी कैलकुलेट एक बार कर ले। मैं रुक गया हूं, मैं रुक गया हूं, मुझे जो कुछ आज तक बताना था मैंने बता दिया। I have told you what I mean by contribution, what I mean by margin, contribution margin, what I mean by different types of cost, and how to prepare income statement with the help of 2 case studies with the 2 graphs. आइए मैं कुछ बातों को लिखवाना चाह रहा हूं, आप ऐसे लिख चुके हैं, फिर भी 2 बातें लिख लीजिए। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। खत्म है इसके बाद, जैसे ये खत्म, ये वाली शीट खत्म, आज का लेक्चर खत्म। और ये केस स्टडी ध्यान रखना, क्योंकि मैंने इसी केस स्टडी को नेक्स्ट लेक्चर में समझाना है, वाइल एक्सप्लेनिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। आज के लेक्चर की लास्ट पॉइंट, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर एनालाइजिंग प्रॉफिट ग्रोथ एंड डिसीजंस वी विल नॉट फोकस ऑन नेट प्रॉफिट। आज के बाद लिख लो, कागज कलम दवातला लिख लो आज से अपना नाम। आज के बाद एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू विल नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, रादर योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन contribution margin, because fixed costs always remain fixed. No doubt that has to be considered, but that is not of real importance. The most important is variable cost, the sales, the contribution. तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट इज क्रिएटेड बाय कंट्रीब्यूशन। बेटे कंट्रीब्यूशन होगी तो प्रॉफिट होगा, मुर्गी होगी तो अंडे आएंगे, कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगी तो मुर्गी नहीं होगी तो अंडे कहां से होंगे। हाउ सेल्स प्रॉफिट इज क्रिएटेड बाय contribution. So how sales contribution are related to each other, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
रिलेशनशिप, रेशियोज निकालेंगे जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में किया है। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपको सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने वेरिएबल कॉस्ट को पहले से ही विकिपीडिया में निकाला और मैंने कहा भी देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या है। देखिए, बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट वैसी बनाई है उन्होंने जैसे मैंने बनाई है। नीचे फिक्स कॉस्ट है डार्क ग्रीन, ऊपर लाइट ग्रीन वेरिएबल कॉस्ट जो हमने एक्सप्लेन किया अभी तक। फिर मैंने कहा ये टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिक्स कॉस्ट क्या होगी ये पता है बेटे, अब आपको बता दिया। टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। तो आप रिलेट करा करें थोड़ा सा विकिपीडिया से। मैं आ गया जी, फिक्स कॉस्ट भी मैंने सीखा कि भाई फिक्स कॉस्ट क्या है एज पर विकिपीडिया। पढ़ते हैं। Decomposing total cost to fixed cost plus variable cost, quantity of output is measured in the horizontal axis because units is independent. Along with variable cost, fixed cost make up one of the two components of total cost. ठीक है जी, तो ये आ गया, पढ़ना इसको। मैं आ गया जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अर्जुन ने आंख देखी थी, मैं आंख के ऊपर आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन और डॉलर कंट्रीब्यूशन मार्जिन is the selling price per unit minus variable cost. Contribution represents the portion of sales. Sales ही है, that portion of sales that is not consumed by variable cost. It means बचत after variable cost and so contribution to cover fixed cost. ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है। दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी देखते हैं, आज अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके ऊपर ग्राफ बनाएंगे। कोई चीज नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। बेटे एक एक लॉजिक, एक एक बात समझा दूंगा और आप मेरा लेक्चर बाकी किसी लेक्चर से कंपेयर करके देख लो बेटे, लॉजिक्स, और आपको लगेगा यार ये बंदा अंदर से पढ़ा रहा है, अंदर से बातें दे रहा है, ड्रामा नहीं है, लॉजिक दे रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं। बेटे एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट के लिए 40-40 मिनट का लेक्चर कि आपको समझ आ जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं लेक्चर नंबर 3 में मिलूंगा, उसमें कराऊंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इसी केस स्टडी के साथ जो अभी अभी बताई है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।